आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम रसशास्त्र के उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिनके बारे में हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले रसशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है रसशास्त्र की निरुक्ति तथा परिभाषा। तो रसशास्त्र में जो रस शब्द है उसका मेनली मतलब पारद से लिया गया है। संस्कृत साहित्य एवं आयुर्वेद में रस शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है, जैसे पारद, स्वरस, जल, निर्यास, हर्ष, अनुराग आदि। रसनात् सर्वधातूनां रस इत्या अभिधीयते, यानी कि पारद सभी धातुओं को खा जाता है, इसलिए उसे रस कहा जाता है। रस उपरस राजत्वात् रस इत्या अभिधीयते, पारद रस वर्ग तथा उपरस में श्रेष्ठ होने से या सभी का राजा होने से भी उसे रस कहा जाता है। अब आता है कि रस औषधियों की विशेषता क्या होती है और उनके लक्षण क्या हैं। तो जिनकी मात्रा कम हो या जो बहुत गुणों को प्रदान करने वाली हो और शीघ्रता से जिसका दीपन पाचन हो जाए, उस औषधि को अच्छा माना जाएगा। अल्प मात्रा में उपयोग, अरुचि उत्पन्न करना, शीघ्र आरोग्य लाभ पहुंचाना, असाध्य जटिल रोगों में भी लाभ करना तथा चिरकाल तक सुरक्षित रहना रस औषधि की विशेषता होती है। चिरकाल तक सुरक्षित रहना मतलब लंबे समय तक वो सही रहे औषधि, उसके गुणों में परिवर्तन ना आए। और असाध्य यानी कि जिन रोगों को हम सोचते हैं कि उनका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसे रोगों में भी जो लाभ करे। रस चिकित्सा को दैवी चिकित्सा कहा जाता है और रस चिकित्सक को सभी चिकित्सकों में श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आता है रस एवं रसायन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रस की परिभाषा क्या है। रसनात् सर्वधातूनां रस इत्या अभिधीयते, या रसति भक्षति सर्वान् लोहान् इति रसः, यानी कि धातुएं पारद से मिलकर तरल रूप या रस रूप में हो जाती हैं, इसलिए पारद को रस कहा जाता है। और जो सभी धातु जैसे कि लोह धातु हैं, जो लोह आदि धातुएं हैं जो उनका अपने अंदर भक्षण कर ले, तो उसके लिए भी रस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है रसायन। रसायन क्या है। जरा यानी कि वृद्धावस्था एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषध समर्थ होती है उसे रसायन कहा जाता है। शरीर में प्रशस्त रस रक्त धातुओं का निर्माण, धातुओं की शिथिलता को नष्ट करने वाली न्यूतन धातुओं का निर्माण एवं पोषण करने में जो औषध समर्थ है उसे रसायन कहते हैं। रस को हम द्रव्य रूप कह सकते हैं तथा रसायन उसके गुण हैं। रस द्रव्य संस्कारित होने पर रसायन गुणों को प्रदान करने वाला होता है। रसशाला का क्या मतलब है कि जहाँ पे हम हमारे प्रैक्टिकल वर्क्स या फिर औषध का निर्माण जहाँ पे किया जाता है उसके लिए रसशाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि उसे कैसा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले है स्थान। तो ऐसा स्थान हो जहाँ पे भय या आतंक ना हो, नगर के पूर्व उत्तर दिशा में हो, जहाँ उमा महेश का मंदिर हो, सुंदर उपवन के निकट जहाँ प्रचुर जल की सुविधा हो, जहाँ प्रचुर औषधियाँ उपलब्ध हों, समुद्र समृद्ध नगर के पास हो। फिर भवन कैसा होना चाहिए, ऊंची चार दीवारी से युक्त, चार द्वार से युक्त और विंडो से युक्त, जहाँ की दीवार दिव्य चिन्हों से चिन्हित हो। उसके बाद कार्य विभाजन। पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना, आग्नेय कोण में अग्निकर्म, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म, नैऋत्य कोण में शस्त्र कर्म, पश्चिम दिशा में क्षालन आदि कर्म, वायु कोण में शोषण कर्म, उत्तर दिशा में धातु वेद्य, ईशान कोण में सिद्ध वस्तु स्थापन। उसके बाद आता है अधिकारी, मतलब किन किन का वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। रस वैद्य, निघंटुज, वार्तिक, सर्वदेशज भाषाविद और निधि सहायक, यानी कि अकाउंटेंट कम स्टोर कीपर। कर्मचारी कौन कौन हो, भेषज आहरणकर्ता, रसकर्म सहायक, बलि साधक, परिचारक। उसके बाद दो डेफिनेशन आती है हमारे पास।
एक है धन्वंतरी भाग, एक है रुद्र भाग। तो धन्वंतरी भाग किसे कहते हैं कि जैसे रस, तेल और घृत हैं तो इनका आधा भाग, अवलेह का 8वां भाग तथा सभी प्रकार की जो धातुओं की भस्म है या काष्ठ औषधियों के चूर्ण, वटी, मोदक आदि का 7वां भाग। इस प्रकार अन्य गरीब लोगों के लिए रोगी के खर्चे से तैयार औषधि का यह भाग आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम से वैद्य को दिया जाता है। इसे धन्वंतरी भाग कहा जाता है। और रुद्र भाग का क्या मतलब है कि व्यापारी लोगों से जो औषधियाँ वैद्यों या उसके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती हैं, उनके मूल्य का 11वां भाग वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते हैं। वैद्य को मिलने वाले इस 11वें भाग को रुद्र भाग कहा जाता है। तो आज हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।